Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of April 2025. तो गाइज आज तारीख 26 अप्रैल 2025 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सी ऑफ मरमरा को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं आज के सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 3 पे आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा काम का है। और मैं आपको बताऊं जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। और हमने थंबनेल में भी मेंशन कर रखा है इस 63,000 करोड़ रुपए की मैसिव डील के बारे में, जिसको फ्रांस के साथ में भारत ने किया है। इस डील में हम रफाल एम जेट्स को परचेज कर रहे हैं। ये रफाल जेट्स दूसरे से अलग है, ये एम जेट्स हैं। मैं इसका अलग जो पर्पस है वो आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। तो बिल्कुल ये जो डील है अपने फाइनल पॉइंट पर आ चुकी है। फिर आज से लगभग 2.5 साल बाद ये रफाल एम जेट्स भारत को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों ऐसा नहीं है एक बार चर्चाओं में है। पिछले 1.5 महीने में लगभग ये 3 से 4 बार कवर किया जा चुका है। मैं आपको एक आर्टिकल तो ये दिखा देता हूं जो आज से कुछ दिनों पहले हमने कवर किया था कि सरकार ने 63,000 करोड़ रुपए की जो ये डील है इसको अप्रूव कर दिया है, जहां पर हम अपने लिए रफाल एम जेट्स को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, उसके पहले दोस्तों अगर आप देखोगे तो और भी आर्टिकल पब्लिश हुए। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर सेक्शन पे ये चर्चाएं हुई हैं। जो आज मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, जो आज के पेज नंबर 3 पे आर्टिकल प्रेजेंट है, वही सेम आर्टिकल आज आपके इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी पब्लिश हुआ है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी पब्लिश हुआ है और टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी पब्लिश हुआ है। ठीक है, इसलिए अब आपको पता चल चुका है कि आर्टिकल का इंपॉर्टेंस तो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मामला कहां तक पहुंच चुका है जरा ये भी समझिए, क्योंकि इस आर्टिकल से अगर आप लोग मेरे एनालिसिस को देख रहे हैं तो अपडेट तो हैं कि हाँ बेसिकली क्या चल रहा है। तो भारत और फ्रांस ने मिलकर कुछ समय पहले ये डिसाइड किया था कि हम फ्रांस से 26 रफाल एम जेट्स को परचेज करेंगे। जो पुराने रफाल जेट्स हमने पहले भी परचेज किए हुए हैं, 2016 में आपको पता होगा एक और एग्रीमेंट साइन किया गया था, जहां पर हमने 36 रफाल जेट्स को परचेज किया था 60,000 करोड़ रुपए के। तो वो आज भी हम ऑपरेट कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 36 रफाल जेट्स को चला रही है। ये एम जेट्स से, स्पेशली यहाँ पर एम वर्ड से डिनोट किया गया है मैरीन को। ठीक है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं। तो हुआ क्या, 63,000 करोड़ रुपए की डील सेट की गई, जिसमें हम 26 रफाल एम जेट्स को परचेज कर रहे हैं। और ये परचेज करने को लेकर पिछले काफी महीनों से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अप्रूवल दिए जा रहे थे। जैसे लास्ट टाइम कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, ये आपने कमिटी का नाम सुना होगा, जो बेसिकली जब भी वेपन्स हम परचेज करते हैं किसी दूसरे कंट्री से, तो उसमें इस पर्टिकुलर कमिटी का एक अहम रोल होता है इसको अप्रूवल देने के लिए, उस पर्टिकुलर डील को अप्रूवल देने के लिए। क्योंकि ये जो कमेटी है इसको हेड करते हैं सीधा हमारे प्रधानमंत्री, जो करंट समय पर नरेंद्र मोदी जी हैं। तो होता क्या है, रिसेंटली इन्होंने इस कमेटी को हेड भी किया था, जिसके बाद इस डील को पूरी तरह से अप्रूवल मिल चुका था। ये जो एम वर्ड है मैरीन वर्ड से डिनोट करता है, यानी कि समुद्र के लिए। और ये रफाल एम जेट्स हम अपनी इंडियन नेवी के लिए परचेज कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये जो 63,000 करोड़ रुपए की डील हो रही है, इसमें आप कह रहे हैं सर कि 26 जेट्स को हम परचेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। तो एक बात याद रखिएगा, इन 26 जेट्स में से जो आपके 22 जेट्स होने वाले हैं वो सिंगल सीटर जेट्स होने वाले हैं। ठीक है, जो सिंगल सीट के साथ में आएंगे। बाकी यहाँ पर जो बचे 4 जेट्स हैं वो ट्विन सीटर वाले जेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है वो ट्विन सीटर वाला जो जेट है वो एक प्रकार का ट्रेनर जेट है, जहाँ पर हम अपनी ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर 22 सिंगल सीटर जेट्स हो गए, 4 हमारे ट्विन ट्रेनर जेट्स हो गए। इन 26 का ये पूरा का पूरा यहाँ पर इस तरीके की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो सारे अप्रूवल मिल चुके हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो जितने भी डील्स होते हैं वो यहाँ पर करंट समय पर साइन हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं या फ्रांस के जो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके बीच में यहाँ पर एक पर्सनल एग्रीमेंट साइन होना बाकी है। ये कर दिया जाएगा, देन उसके बाद में मतलब आप कहोगे कितना टाइम लगेगा, 2 दिन और लगने वाले हैं। आज 26 तारीख है, 27 और 28 अप्रैल को यहाँ पर ये डील कंप्लीटली फाइनल हो जाएगी।
उसके बाद ऐसे आर्टिकल आपको पब्लिश होते हुए नजर नहीं आएंगे। अब सीधा ये खबर आएगी कि हाँ रफाल एमजेट्स की डिलीवरी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो डील साइन हो रही है इसमें टाइम लगेगा, केवल अग्रीमेंट हुआ है। अब इस डील के अंदर में क्या होगा कि जो ये जेट्स बनने में समय लगने वाला है, कुछ जेट्स यहाँ पर 2.5 साल बाद डिलीवरी शुरू होगी, फिर 6.5 साल यहाँ पर लग जाने आने वाले समय तक, तब जाके ये सारे के सारे 26 के 26 रफाल एमजेट्स हमको मिल पाएंगे। ठीक है, जो आज के समय पर ज़रूरी भी है, क्योंकि इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस हमारे इतने अच्छे नहीं है, रफाल जेट्स हमें चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल है, जो खबर चल रही है, आप यहाँ से अपडेट हो चुके हैं। नाउ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो पढ़ने आए हैं ये तो हर जगह पे आपको समाचार में, न्यूज़ में, सब जगह पर मिल जाएगा, इधर उधर से वीडियो देख लोगे। आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक तथ्य फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसा अभी हमने एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बात की थी उसके बारे में, और बेसिक चीज़ें रफाल एमजेट्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है इसके बारे में आप देख पाओगे, आर्टिकल भी लगा दिया है, और ये बहुत शानदार सा पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ आप कहाँ से ले पाएंगे अभी मैं जस्ट इस आर्टिकल के बाद ही आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो ये खबर दोस्तों आपको पता चल चुकी है, मैरीन वर्जन वाले फाइटर जेट्स, फ्रांस की कौन सी कंपनी है जिससे रफाल परचेस कर रहे हैं, वही पहले वाली कंपनी डैजॉ एविएशन, ये इसका नाम है ना। 22 सिंगल सीटर और 4 आपके ट्विन सीटर वाले ट्रेनर जो जेट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ये है, हम खुद का क्यों नहीं बना लेते, क्योंकि 2016 में भी हमने परचेस किया था, अब सर 2025 आ गया है, अब भी परचेस कर रहे हैं, पिछले 10 सालों में हमने करा क्या फिर, ये भी क्वेश्चन है। तो हमारी भी तैयारी चल रही है, हम खुद का इंडिजीनियसली जेट बना रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों TEDBF, याद रखिएगा, इसका मतलब है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। अब ये जो यहाँ पर जेट तैयार हो रहा है ये DRDO तैयार कर रहा है, लेकिन अभी इसमें समय लगने वाला है, तो बीच में एक गैप क्रिएट हुआ है। और ये जो गैप है, आज आप देख पाओगे पाकिस्तान के साथ में क्या हो रहा है, तो इस गैप को भरना ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर हम एक लैप्स छोड़ दें, एक कमी छोड़ दें, ये गैप ऐसे ही बना रहे। हमें ज़रूरत है, शॉर्टेज है जेट्स की, तो वो पूरा ना कर सकें, तो इंडिजीनियसली डेवलपमेंट होता रहेगा, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे जो ये टाइम पीरियड है, जब तक हमारा खुद का जेट नहीं बन जाता, तब तक उस बीच के समय को ये पूरा करने वाला है रफाल फाइटर एमजेट्स, याद रखिएगा। बाकी अगर आप देखोगे, क्योंकि हम फ्रांस से परचेस कर रहे हैं, तो पर्सनली फ्रांस के साथ में हमारे बायलैटरल रिलेशंस बहुत मजबूत हैं। इवन फ्रांस और भारत के बीच में एक नेवल अभ्यास, नेवल एक्सरसाइज होती है, याद रखना है आपको। उस एक्सरसाइज के बारे में रिसेंटली हुई भी थी, उसका नाम है वरुण एक्सरसाइज। क्वेश्चन बन जाए, वरुण एक्सरसाइज कौन से दो देश के बीच में होती है, आपको पता है भारत और फ्रांस के बीच में यह अभ्यास होता है। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो अभ्यास हुआ था वहां पे हमारे सभी नेवल ऑफिसर्स ने रफाल एमजेट्स के परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से देखा, उसके बाद सोच समझने के बाद डिसीजन लिया, देन उसके बाद अब यहां पर ये डील को फाइनलाइज किया जा रहा है। इस डील का इंपॉर्टेंस क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। सर इंपॉर्टेंस ये होगा, आज भारत के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एक है INS विक्रमादित्य और दूसरा है INS विक्रांत। INS विक्रमादित्य अगर आप देख पाओगे रशिया एसोसिएटेड है, ये वाला जो हमारे पास में पहले ही था, और जो अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है जिसका नाम है INS विक्रांत। विशाल साइज के यहाँ पर ये जहाज़ हैं जिसके ऊपर हम अपने रफाल एमजेट्स को रखेंगे। जो रफाल एमजेट फ्रांस से परचेज कर रहे हैं ना, उसको यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, ताकि समुद्र के बीचों बीच में हम अपने फाइटर जेट्स को ले जा सकें। कोई समुद्र के बीच में यहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट करना है तो हमारे रफाल जेट्स आएंगे, यहीं से उड़ान भरेंगे और यहाँ पे अपना ऑपरेशन पूरा करेंगे, वापस से एयरक्राफ्ट कैरियर पर आकर लैंड कर जाएंगे। तो ये यहाँ पर 200 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आज के समय पर भारत के पास में 2 ही ये कैरियर्स हैं। तैयारी चल रही है कि हम दूसरा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएं, तो ध्यान में रखिएगा। इससे क्या होगा, जो इंडिया का पावर है स्पेशली समुद्र के स्तर पे, वो और ज़्यादा एक्सपैंड होता हुआ नजर आएगा, मजबूत होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे इंडियन ओशन के अंदर में थ्रेट्स हैं, चाहे वो चाइना कोशिश कर रहा हो अपने नेवी को बढ़ाने की, उन सब चीज़ों से हम डील कर पाएंगे आराम से। डील कैसे कर पाएंगे ये आप लोगों को पता चल चुका है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट होंगे अपने इंडियन ओशन वाले रीजन के अंदर में, क्योंकि हमारे फाइटर जेट्स प्रेजेंट हैं, दोनों के दोनों जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसके ऊपर हम अपने फाइटर जेट्स को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर टेम्पररी बेसिस पर है, थोड़े समय के लिए रफाल एम हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो गैप भर जाएगा, तब तक इंडिया का खुद का जो यहाँ पर जेट है वो डेवलप हो जाएगा, तो उसके बाद हमें कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा इंपॉर्टेंस यहाँ पर इसका यह है कि भारत और फ्रांस के संबंध और मजबूत होंगे डिफेंस के पर्पस से, क्योंकि डिफेंस के मामले में फ्रांस ने इंडिया की काफ़ी सारे सेक्शंस में हेल्प की है।
तो फ्रांस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर रहा है भारत का। तो राफाल जेट्स आ रहे हैं, स्कॉर्पियन सबमरीन्स, न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ फ्रांस हमको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर एक और दोस्तों यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस पता है क्या है, कि जो हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं उसके अंदर में एक बड़ा डाइवर्सिफिकेशन हमको नजर आएगा। नाउ क्वेश्चन यह है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो हथियार हम परचेज कर रहे हैं वो ज़्यादातर हथियार आज के समय पर रशिया से परचेज किया जाता है। और रशिया से ही दोस्तों हमने इतने हथियार परचेज किए हैं। इवन हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं तो INS विक्रमादित्य भी रशिया से ही लिया गया है, रशिया ने मदद की है। ब्रह्मोस मिसाइल, ऐसे ढेरों इक्विपमेंट्स, चाहे वो टैंकर हो, चाहे हमारे आर्मी यूज़ कर रही हो, नेवी यूज़ कर रही हो, एयरफोर्स यूज़ कर रही हो, आधे से ज़्यादा वेपन रशियन मेड हैं या रशिया से परचेज करे गए हैं। तो एक कंट्री के ऊपर यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो ना दिखाकर इंडिया कोशिश कर रहा है इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई किया जाए। इसलिए फ्रांस से हम राफाल परचेज कर रहे हैं, US से भी ढेर सारे आइटम्स यहाँ पर परचेज किए जा रहे हैं। इससे क्या है, ये डाइवर्सिफिकेशन करंट समय पर हो रहा है। ठीक, तो रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, रिसेंटली बता दिया है मैंने आपको, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दे दिया था। नाउ फाइनल अप्रूवल सब मिल चुके हैं। 28 अप्रैल को ये डील कंप्लीट हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जब बात आती है तो एकदम लास्ट अप्रूवल देने वाली यहाँ पर एक बॉडी है जो हमारे डिफेंस के मामले में जब भी कोई एक्विजिशंस किए जाते हैं, यानी कोई आइटम परचेज किया जा रहा है, तो उसमें फाइनल अथॉरिटी है, फाइनल अप्रूवल देने वाली बॉडी है CCS को हमारे प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, याद रखिएगा। जब मैं बात कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इसमें और भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैं डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ये सब मंत्री यहाँ पर अवेलेबल होते हैं इस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर में, सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। एक बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अपना अप्रूवल दे दिया, देन कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से साइन किया जाता है, जैसे अभी के समय पर हो रहा है। अब सब कुछ तो आपको अच्छा दिखाई दिया कि हाँ बढ़िया है, ये डील हो रही है, बीच का गैप भर जाएगा, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस इतना सारा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, ये सब कुछ आपने पढ़ा। लेकिन लास्ट में दोस्तों इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। 3 चैलेंजेस यानी चुनौतियां भी इसके अंदर में देखने को मिलती हैं। चैलेंजेस पहला है बजट कंस्ट्रेंट, क्योंकि इसमें मैसिव अमाउंट चाहिए भाई। आने वाले सालों के अंदर में आपको 63,000 करोड़ रुपए पे करने होंगे फ्रांस को, या 63 से 64,000 करोड़ रुपए पे करने पड़ सकते हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर में। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज हो सकता है ना, तभी तो यहाँ पर ये राफाल एमजेट्स मिलेंगे हमें। दूसरा है डिलीवरी बहुत डिले हो रही है, थोड़ा और हम फ्रांस पे जोर देके ये काम जल्दी करवा सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, अभी भी कम से कम 4 साल लगने वाले हैं। 4 साल बाद, 2.5 साल बाद में आपसे डिलीवरी शुरू होगी। वैसे अगर आप देखोगे तो 6-7 साल लग जाएंगे आने वाले समय पर। और अगर कोई कंडीशंस ऐसी बिगड़ती हैं आगे भविष्य में, तो ये डील और डिले भी हो सकती है, जैसा पहले काफ़ी सारी डील के साथ में ऐसी घटना हो चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरी प्रॉब्लम क्या है, फॉरेन डिफेंस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस करना। हालांकि भारत काम कर रहा है अपने खुद के जेट के ऊपर में, लेकिन अभी भी दोस्तों हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। भले ही रशिया से डिपेंडेंसी हमने थोड़ी डाइवर्सिफाई की है, लेकिन इंपोर्ट तो कर रहे हैं ना, रशिया से ना कर रहे हो लेकिन फ्रांस से कर रहे हैं। तो इंपोर्ट ना करके हम खुद से इस चीज़ को डेवलप कर सकते थे, क्योंकि जो लास्ट जेट हमने परचेज़ किया था वो 2016 में किया था। फिलहाल अब ये जो डील हो रही है, देखते हैं किस तरीके से ये इंडिया के लिए केपेबल हो सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं अगली खबर पर। लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर इस वाले PDF को देखा, हमने सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस कर लिया, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के साथ साथ आपके नोट्स डेवलप हो गए। उसके साथ दोस्तों अगला आर्टिकल आज के अखबार में पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है, पर्सनैलिटी इन न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमारे फॉर्मर इसरो के चेयरमैन कस्तूरी रंगन जी की यहाँ पे जो डेथ है उसकी वजह से ये खबर पब्लिश हुई है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन थे यहाँ पर ये पर्सनैलिटी। फिर एक आर्टिकल HPV वैक्सीन को लेकर है। आप देख रहे हैं हर एक चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, यानी कि कंटेंट भी है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी है, नोट्स भी आपके बन जाते हैं, टाइम आपका बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। और ये PDF दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, याद रखिएगा। तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। चाहो तो प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहो तो यहाँ पर आप इस तरीके से या कैसे भी पढ़ सकते हैं। और इस PDF को यहाँ पर एक पेड ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाता है। इस पेड ग्रुप को
ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ आप सभी लोग मिलकर उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है यार, आप लोग यहाँ पर उसको अचीव करवा सकते हैं। ठीक है, आपके लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सब तो फ्री ही है ना, कंटेंट तो आपको फ्री में मिल रहा है ना, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। अगर आपका सपोर्ट हो रहा है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है, तो आप भी यहाँ पर अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। चलिए अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। एक बहुत ही ज़्यादा जाने माने यहाँ पर साइंटिस्ट है और कह सकते हैं हमारे पूर्व इसरो के चेयरमैन, जिनका नाम है यहाँ पर के कस्तूरीरंगन। इनकी मृत्यु हुई है और जो डेथ हुई है दोस्तों उनकी 84 की एज में हुई है, जिस वजह से ये न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। ये वो पर्सनैलिटी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये फ़ोटोज़ आपको नज़र आएगी। और जैसे मैंने आपको बताया इनका नाम के कस्तूरीरंगन, तो नाम यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और फिर यहाँ मेंशन ये भी किया गया है कि इसरो हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने यहाँ पर शोक प्रकट किया है, अपना दुख जताया है यहाँ पर डॉक्टर कस्तूरीरंगन जी के निधन पर। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये ना 5th चेयरमैन थे इसरो के। ठीक है, हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है आज बहुत सक्सेसफुल बॉडी मानी जाती है इसरो। पता है कि भाई कम दाम में हम बड़े बड़े मिशंस कंडक्ट कर देते हैं, अफोर्डेबिलिटी के मामले में इससे बढ़िया कुछ नहीं। जितना बजट नासा को मिलता है उतना बजट इसरो को मिल गया तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो हम दोस्तों बात करते हैं इसरो की। तो इसरो के 5th चेयरमैन रह चुके हैं। करंट चेयरमैन कौन है, फटाफट उनका नाम बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। ये 5वें चेयरमैन थे 1994 से लेकर 2003 के बीच में। उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर में, डिपार्टमेंट्स के अंदर में इन्होंने अपना एक अहम रोल निभाया है। वो रोल क्या निभाया है, इनका एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट हुआ है, वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं। आइए मैं आपको कुछ काम की चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, और जो याद रखनी है आपको, आने वाले समय पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकते हैं, तो ये 2025 कर लेना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब बात होती है दोस्तों यहाँ पर किस चीज़ के बारे में, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, इसरो के चेयरमैन के बारे में। 5th चेयरमैन थे ये इसरो के। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनके अंडर में ही जो PSLV ऑपरेशन है, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, जो इसरो का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला व्हीकल है। रॉकेट की हम बात कर रहे हैं जिससे हम सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं। बहुत सारे मिशन हमने PSLV से किए हैं। PSLV से भारी जो रॉकेट होता है, जो हमें और हज़ारों किलोमीटर दूरी पर भेजना है, लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर भेजना होता है जब सैटेलाइट को, तो उसके लिए हम GSLV रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दोनों के दोनों यहाँ पर जो सैटेलाइट्स हैं दोस्तों, जब इन पे वर्क हो रहा था तो उस समय पर दोस्तों ये चेयरमैन थे इसरो के। और इनका जो टेन्योर है ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है हमारे देश के स्पेस मिशंस के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे हैं भास्कर 1 और भास्कर 2 के। भास्कर 1 भास्कर 2 क्या है, ये भारत की सबसे पहली या अर्लीस्ट कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, यानी कि पृथ्वी को ऑब्जर्व करने के लिए अंतरिक्ष में हम सैटेलाइट देते हैं, ताकि सैटेलाइट क्या करेगा, पृथ्वी की हर एक इन्फॉर्मेशन हमको भेजेगा। तो हमने 1971 में और 1981 में भास्कर 1 और भास्कर 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। ठीक है, तो इन्होंने ही यहाँ पर दोस्तों ये के कस्तूरीरंगन हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया था। उसके अलावा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम, इसकी नींव भी यहाँ पर इन्हीं पर्सनैलिटी ने रखी थी। आप समझ रहे हैं इनका रोल देखिए स्पेस मिशंस में कितना अहम रहा है। उसके अलावा भारत का पहला इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑपरेशनल हुआ इनके अंडर में। इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की भारत को स्पेस वाले सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनाने की, कि स्पेस से हम दोस्तों यहाँ पर जो स्पेस बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने की इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। फिर उसके बाद इतना सारा योगदान उन्होंने दिया है, तो इस वजह से इनको अलग अलग प्रकार के अवार्ड से सम्मानित किया गया, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, इन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये जो तीनों अवार्ड्स हैं, अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत कम साइंटिस्ट हैं भारत के जिनको ये तीनों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, यानी इसको बोलते हैं ट्रिपल पद्म ऑनर। ठीक है, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों से सम्मानित यहाँ पर किया जा चुका है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी को।
अब बात आती है यहाँ पर इनके एकेडमिक बैकग्राउंड की, तो देख सकते हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ठीक है, अब ये इतना ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए काम कर होता नहीं है, लेकिन इनका रोल अगर आप देखोगे तो बहुत अहम रहा है। जैसे ये मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रह चुके हैं, मतलब नॉमिनेटेड है, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं, तो ये नॉमिनेटेड थे। ठीक है, मेंबर ऑफ राज्यसभा बने, ये नॉमिनेशन हुआ इनका। फिर साइंटिफिक कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे राज्यसभा के अंदर में। फिर प्लानिंग कमीशन जब आया तो दोस्तों प्लानिंग कमीशन के यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सदस्य बनकर आए, जो साइंस टेक्नोलॉजी या एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में इन्होंने सारा डिटेल्स प्रोवाइड करवाया। इवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी 2017 से लेकर 2019 के बीच में, उसका चेयरमैन भी के कस्तूरीरंगन जी को ही बनाया गया है। ठीक है, मतलब बनाया गया था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो ये नई शिक्षा नीति आती है 2020 के अंदर में, उसके एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर भी रहे हैं। उस नीति को बनाने में यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। बाकी स्पेस साइंस के अंदर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ। चलिए दोस्तों अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपके लगभग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 5 या 6 होगा, उस पर देख लेना। साइड में लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसको नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि ये आर्टिकल है बहुत काम का। इस आर्टिकल को आप अपने जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैटर क्या है, सबसे पहले आइए हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला एचपीवी टेस्ट किट जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए, उसको अप्रूवल दिया जा चुका है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। तो ध्यान रखिए, भारत का अपना बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड ह्यूमन पपिलोमा वायरस टेस्ट किट फॉर द सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। सर्वाइकल कैंसर यहाँ पर एक ऐसा कैंसर है जिससे महिलाओं में, बहुत सारे महिलाओं की यहाँ पर जान चली जाती है। महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है सर्वाइकल कैंसर। जब बात आती है कैंसर के केसेस की, तो दुनिया में जितने भी कैंसर के केसेस टॉप हो रहे हैं, उसमें सर्वाइकल कैंसर भी दोस्तों ऊपर के नंबर में ही आता है। तो सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए सबसे पहली बात एचपीवी वैक्सीन होती है, क्योंकि ये कैंसर होता किस वजह से, ये कैंसर होता है एक वायरस की वजह से। उस वायरस का नाम है एचपीवी वायरस, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पपिलोमा वायरस। तो इसी वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स भी होते हैं, याद रखिए, जिसको हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके यहाँ पर जानते रहते हैं। तो इस वायरस को मार देंगे, ये जो कैंसर है सर्वाइकल कैंसर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस वायरस की टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, आज भारत में कैंसर के केसेस, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम यह है, वो है डायग्नोसिस की, कि उनका पता लगा पाना। तो इसी के लिए दोस्तों यहाँ पर भारत ने पहली खुद की एक ह्यूमन पपिलोमा वायरस टेस्ट किट को बना लिया है। इस टेस्ट किट को किसने डेवलप किया है, बेंगलोर के बॉडी जो लैबोरेटरीज है उनके थ्रू डेवलप किया गया। इस टेस्ट किट का मतलब क्या होगा या पर्पस क्या होगा, इस किट का मेन पर्पस यही है कि हम अपने देश के अंदर में सर्वाइकल कैंसर के केसेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोसिस कर सकें, उनका पता लगा सकें। क्योंकि कितने केसेस हैं उनका पता लगाना पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि आज सर्वाइकल कैंसर को लेकर हमारे देश में अवेयरनेस यानी जागरूकता कम है। और फिर यहाँ पे दोस्तों जब बात आती है कुछ ऐसे डिजीज़ की जो हमारे प्राइवेट पार्ट से एसोसिएटेड होता है, तो उसके बारे में हम खुलकर बात करना भी नहीं चाहते हैं, ये भी है। तो इसकी वजह से भी अवेयरनेस कम रह जाती है। जब बात आती है सर्वाइकल कैंसर की दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये एक वेजिना का एक स्ट्रक्चर है। तो यहीं पर ये जो पोर्शन है इसको सर्विक्स कहा जाता है। इसी सर्विक्स के अंदर में इस तरीके से आप देख पाएंगे एक कैंसर का टिश्यू बन चुका है। ठीक है, ट्यूमर सा बन चुका है। तो कैंसर का टिश्यू है, क्योंकि एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ हो रही है। यही कैंसर टिश्यू क्या कहलाता है, सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। तो वेजाइना के अंदर सर्विक्स में, ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये जो पर्टिकुलर कैंसर जब सर्विक्स में डेवलप होता है, इसको हम लोग यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर का नाम देते हैं। तो इस कैंसर को यहाँ पर ट्रीट करना ज़रूरी है। इसी के लिए यहाँ पर क्या होता है, ये कैंसर होता किसकी वजह से है, ह्यूमन पपिलोमा वायरस की वजह से। इसको डील करने के लिए हमारे पास में एचपीवी वैक्सीन है, अब टेस्ट किट भी आ चुकी है, ताकि इसके बारे में तुरंत पता लगाया जा सके। ठीक है, क्योंकि इस सर्वाइकल कैंसर के अंदर में अपने आप में ढेरों स्टेजेस हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक आता है नॉर्मल सर्विक्स। ठीक है, अब नॉर्मल सर्विक्स में देखोगे तो जो कैंसर टिश्यू है वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट सा या मिनिमल सा होता है। फिर अब क्या होता है, इसमें स्टेजेस बढ़ जाती हैं नॉर्मल सर्विक्स के बाद। ठीक है, ये फिर भी नॉर्मल सर्विक्स है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सॉरी, मैंने बोल दिया इसमें माइन्यूट सा है, माइन्यूट से कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये नॉर्मल सर्विक्स है। अब जब कैंसर शुरू होता है तो अर्ली स्टेज में दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे ये डेवलप होना शुरू हो चुका है।
ठीक है, लेट स्टेज के अंदर में ये कैंसर और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है, कैंसर टिश्यूज़ फैलने लगते हैं। स्टेज जो बिल्कुल लास्ट वाली होती है उसके अंदर में पूरी तरह से वो कैंसर के टिश्यूज़ यहाँ पर जकड़ लेते हैं, ठीक है, सर्विक्स के पोर्शन को। फिर ब्लीडिंग का इशू, कैंसर टिश्यूज़ इस तरीके से यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, एक महिला का मृत्यु का कारण बन जाता है यहाँ पर ये सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। याद रखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मेन कारण है सर्वाइकल कैंसर का। ठीक है, 99% ऑफ यूके सर्वाइकल कैंसर्स वो प्रिवेंटेबल हैं। देखो, सर्वाइकल कैंसर को बचाया जा सकता है, मतलब इस कैंसर को खत्म किया जा सकता है, एक इंसान जो इससे पीड़ित है उसको बचाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं वो जानना ज़रूरी है, पता लगाना ज़रूरी है। जितना जल्दी पता लगा पाएंगे उतना जल्दी यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा। और इसी के लिए दोस्तों करंट समय पर भारत सरकार काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 3 अलग अलग फेसेस के अंदर वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करवाने की बात की है अगेंस्ट द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, स्पेशली उन लड़कियों के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनकी उम्र 9 से लेकर 14 साल के लिए है। ताकि यहाँ पर क्या होगा, अर्ली एज में ही जब इनको ये वैक्सीनेशन दे दिया जाएगा तो भविष्य में फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस हैं वो यहाँ पर रोके जा सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन जब दिया जाएगा तो इस वैक्सीन का काम क्या है? वैक्सीन का काम यही है कि वो इस एचपीवी वायरस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देगा। जैसे कोविड में यहाँ पर कोरोना वायरस के अगेंस्ट में यहाँ पे कोविड की वैक्सीन हमें प्रोटेक्शन दे रही थी, है ना, पता है ना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये जो वैक्सीन लग रही थी। अब ये जो वैक्सीन है दोस्तों सर्वाइकल कैंसर की, ये भी एचपीवी वायरस से हमको प्रोटेक्शन देती है। तो आगे फ्यूचर के अंदर में ये कैंसर के केसेस डेवलप नहीं होंगे, समझ गए। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इवन साल 2023 में भारत की खुद की बनाई हुई भी एचपीवी वैक्सीन को लॉन्च किया हुआ है। उस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक। याद रखें, क्वेश्चन बन जाए सर्वावैक क्या है, तो भारत की खुद की बनाई हुई वो वैक्सीन है। ठीक है, तो जो सर्वाइकल कैंसर होता है वेमेन के सर्विक्स वाले पोर्शन में डेवलप होता है, जो अभी हम ऑलरेडी एक डायग्राम के थ्रू कवर कर चुके हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैंसर के टॉप केसेस में ये इन्वॉल्व है, बताया था, बिल्कुल बताया था। तो दुनिया भर में जब हम देखते हैं 4 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर की जब बात होती है, तो उन 4 में से दोस्तों एक सर्वाइकल कैंसर भी इसमें प्रेजेंट है। हालांकि जितने भी सर्वाइकल कैंसर हैं दोस्तों, वो सारे के सारे 99% केसेस जो हैं वो इसी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से लिंक होते हैं। तो इस वायरस को अगर ठीक कर लिया जाए तो मतलब कैंसर से लड़ लिया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही कॉमन वायरस है, और इस वायरस में खतरनाक चीज़ या बुरी चीज़ यह है कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, सेक्सुअली यहाँ पर ये फैलता है, ध्यान में रखिएगा। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा जिसको यहाँ पर ये वायरस इन्फेक्शन है, नॉर्मल व्यक्ति के साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो ये वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। तो हमने ये भी देखा कि ये जो इन्फेक्शन है इसमें रिस्क ज़्यादा भी देखने को मिल जाता है बहुत सारे केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर में, क्योंकि इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, है ना। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में इसके 14 अलग अलग प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। इन 14 प्रकारों को ऐसा देखा गया है कि ये ओंकोजेनिक हैं। ओंकोजेनिक मतलब इनकी वजह से कैंसर हो सकता है। और इन 14 प्रकारों में से जो एचपीवी टाइप 16 और 18 है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। और ज़्यादातर दुनिया भर में 70% सर्वाइकल केसेस के अंदर में, जो भी यहाँ पर केसेस, मतलब दुनिया में जितने भी सर्वाइकल के केसेस हैं उसके 70% इसी एचपीवी 16 और टाइप 18 की वजह से यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये हम समझ ही चुके थे पूरा डायग्राम। अब बात आती है सर्वाइकल कैंसर के कॉजेस के बारे में, कारण के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि आज फैल रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न आज हमारे पास में अवेयरनेस नहीं होती है, जागरूकता नहीं होती है, फिर एक डर होता है, कई बार अर्ली लक्षण नहीं दिखाई देते, इस वजह से एक व्यक्ति एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है जिसके बाद मृत्यु के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से अर्ली डिटेक्शन करवाना ज़रूरी है, डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। और इसी डायग्नोसिस करने के लिए भारत ने अपना पहला ये किट बनाया है, याद रखिए, जिस वजह से हम ये न्यूज़ आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। तो भविष्य में इन सर्वाइकल केसेस को दोस्तों रोका जा सकेगा, समझ गए। अब इंडिया का स्टेटस क्या है सर्वाइकल कैंसर के बारे में, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा काम का है। सर्वाइकल कैंसर, जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया में जो 4 मोस्ट कॉमन कैंसर के केसेस हैं उसमें से एक सर्वाइकल कैंसर भी है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर देखने को मिल जाता है महिलाओं में, स्पेशली भारत के अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है ना। इवन 2022 का अगर आप डेटा देखोगे दोस्तों, तो 1,23,907 नए केसेस निकल कर आए, 77,000 डेथ्स हुई हैं एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर में। तो दुनिया भर में जितनी भी मृत्यु होती हैं सर्वाइकल कैंसर की वजह से,
उसमें से 1/5 दोस्तों ये कंट्रीब्यूशन इंडिया का है। तो इंडिया में प्रॉब्लम तो है सर्वाइकल की। दूसरी एक रेलिवेंट चीज क्या है दोस्तों, जब मैं बात कर रहा था कि भारत के पास में एक वैक्सीन भी है, उस वैक्सीन को नाम दिया गया है सर्वावैक, याद रखिएगा। तो सर्वावैक इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीन है। और ये वैक्सीन जो है ये इस एचपीवी वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स को टारगेट कर सकता है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि एचपीवी के अंदर में टाइप 16 और टाइप 18 ज़्यादा खतरनाक हैं। तो ये जो हमने वैक्सीन बनाई है ये टाइप 16 18 को तो मात देगा ही, उसके साथ साथ टाइप 11 और 6 को भी यहाँ पर डील कर सकता है। तो ये क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है। इसका मेन पर्पस क्या है, आपके इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को मैसिव कर देगा इन चारों के चारों टाइप के वायरस के अगेंस्ट में, जिससे आपकी बॉडी यहाँ पर इन वायरस से लड़ पाएगी। ठीक है, तो सर्वावैक भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। क्वेश्चन बन जाए क्या है तो आपको पता होना चाहिए। इसको अप्रूवल मिल चुका है। सरकार करंट समय पर बल्क में इन वैक्सीन्स को परचेस कर रही है, ताकि यहाँ पर एक अलग से जो ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है 9 से लेकर 14 ईयर्स का, तो 9 से 14 साल की यहाँ पर बच्चियों को लगभग 50 मिलियन गर्ल्स को यहाँ पर वैक्सीन दी जाए, ये हमारा मेन पर्पज़ है। वैसे अगर आप देख पाओगे तो सर्वावैक तो ये हमने खुद बनाई है। दुनिया में 2 वैक्सीन्स और अवेलेबल हैं जो बेसिकली अगर आप देखोगे वो इंटरनेशनल वैक्सीन है। एक है जिसका नाम है गर्डेसिल, ये मर्क कंपनी ने बनाई है। दूसरी है सर्वैरिक्स। तो 2 वैक्सीन्स हैं, लेकिन दोनों की दोनों बहुत महंगी हैं, समझ गए। इसलिए यहाँ पर जो सर्वावैक है मेड इन इंडिया, ये बनाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो आई होप आपको यहाँ पर एचपीवी वैक्सीन के बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। हर एक बात जो मैंने आपको पढ़ाई है वो सारे के सारे आपके इस प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी वैक्सीन हमारे पास में इंटरनेशनली अवेलेबल है। दूसरी तरफ अगर आप देख पाओगे तो भारत में दोस्तों यहाँ पर जो कैंसर का स्टेटस है वो भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर है। जब मैं बात करता हूँ एक्सटेंसिव लेवल पर, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। 2022 में ही इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 14.6 लाख के आसपास 14.6 लाख नए कैंसर के केसेस यहाँ पर इंडिया में रिकॉर्ड करे गए थे। और आज मतलब इन्हीं 14.6 लाख में से 2022 में अगर आप देख पाओगे 8.1 लाख डेथ कैंसर की वजह से हुई है। तो हर 9 भारतीय में से एक व्यक्ति के अंदर में चांस होता है अपने ज़िंदगी में कैंसर को डेवलप करने का। तो कैंसर जो केसेस हैं वो लगातार एक्सपेक्टेड है कि भाई 2025 के अंत तक भी साल में 15.7 लाख केसेस आएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन अब बूढ़ी हो रही है, लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो रहा है, तो यह हमारे लिए प्रॉब्लम है। जब बात आती है कैंसर की, तो कैंसर में अलग अलग प्रकार होते हैं। एक है ओरल कैंसर, दूसरा है कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, फिर उसके अलावा दोस्तों मोर्टेलिटी रेट की जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा मृत्यु कौन से कैंसर की वजह से हो रही है, तो लंग कैंसर टॉप पर है, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर है, तीसरा ओरल कैंसर है, चौथा सर्वाइकल कैंसर है, एंड द 5वां स्टमक कैंसर है। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में कैंसर इंसिडेंट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, स्पेशली मिजोरम की, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर आपको 8 स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें से यहाँ पर जो मिजोरम है, मिजोरम के अंदर में इंसिडेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली स्टमक कैंसर का। उसके अलावा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के अलावा दिल्ली हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर भी नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर केसेस आपको नजर आएंगे। फिर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के अंदर में ज़्यादातर केसेस ओरल होते हैं, मुंह के अंदर वो कैंसर बन जाता है। क्यों? क्योंकि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर उनके मुंह में वो कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। ये आज का हमारा एक बहुत ही शानदार एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। और इस एडिटोरियल के अंदर में देखो, क्योंकि ये जो राइटर हैं इस आर्टिकल को लिखने वाले, वो फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं FSSAI के, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप देखते होंगे जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं FSSAI का टैग पहले देखते होंगे कि भाई यहाँ पर इसने अप्रूव किया है इस प्रोडक्ट को या नहीं। तो फूड सेफ्टी की यहाँ पर बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल के अंदर राइटर बोलते हैं कि जो बच्चे हैं आज के समय पर इंडिया माल न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा शिकार बना हुआ है। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, जहाँ पे बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, अच्छा पोषण वाला खाना नहीं मिल पाता। खाना मिल रहा है लेकिन अच्छा पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो बॉडी का डेवलपमेंटल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो बच्चा आगे क्या कंट्रीब्यूट करेगा अपने पर्टिकुलर कंट्री के प्रति। तो उसी को लेकर राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि बच्चे को हमें उसके स्कूल के दौर में ही सिखाना होगा कि क्या
जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। इसकी शुरुआत हमें स्कूल से करनी होगी। स्कूल के लिए वैसे भी बहुत प्रोग्राम्स हैं, पीएम पोषण है ना, जो पहले मिड डे मील स्कीम के नाम से जाना जाता था। तो ऐसे प्रोग्राम्स भी हमारे पास में अवेलेबल है जिसके थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें बच्चों को और बताना होगा कि कैसे आप अपने न्यूट्रिशन को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कैसे आपके ज़िंदगी के अंदर में न्यूट्रिशन एक बेहतरीन रोल प्ले कर सकता है। आइए चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल में बात हो रही है फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू फूड लिटरेसी। हम हर आर्टिकल देखते हैं, क्योंकि मैंने ये आर्टिकल क्यों लिया, वैसे नॉर्मल है, क्योंकि ज़्यादातर हम आर्टिकल देखते हैं तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात हो रही होती है कि इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में केवल गेहूं चावल मत उगाओ, अलग अलग क्रॉप्स उगाओ, है ना, मिलेट्स मोटे अनाज उगाओ, ताकि लोगों तक बहुत अलग अलग अन्य प्रकार के अनाज मिल सकें, डाइवर्सिफिकेशन हो, फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, सस्ते दाम में खाना हर व्यक्ति के पास में पहुंच सके। हम उसकी बात करते हैं। राइटर कहते हैं कि आज हम फूड लिटरेसी की बात करेंगे कि भाई क्या फूड कंज्यूम करना है, स्पेशली बच्चों को, वो भी उन्हें पता होना चाहिए, अपने न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन को हमें एज अ पब्लिक हेल्थ के तौर पे ट्रीट करना होगा। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, उसके बावजूद भी भारत के अंदर माल न्यूट्रिशन के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये कंसर्निंग है, क्योंकि आज भी अगर आप देख पाओगे, ऐसा नहीं है कि भारत की पॉपुलेशन आगे भी ग्रो होती रहेगी। इंडिया की पॉपुलेशन एक पीक लेवल पर जाने के बाद में फिर डाउन होना शुरू होगी। एक बार डाउन होना शुरू होगी तो आपके देश के अंदर जो नौजवान लोग हैं, जो यूथ हैं, अगर वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक देश का भविष्य होता है। आज बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, जो अपने ब्रेन डेवलपमेंट पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे भविष्य में वो देश के प्रति क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। और जो पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी यहाँ पर और थोड़ा सा ज़्यादा एज में है, उनकी उम्र और घटती चली जा रही है। तो एज के हिसाब से आप देख पाओगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो भी कम होती रहेगी। तो आपको सोच विचार करना होगा, क्योंकि यही वो फ्यूचर है, इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और काम कैसे कर सकते हैं? एक बेहतरीन काम वो है न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण देना। पहले भी हम लोगों ने कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर में फोकस किया है, जो पुरानी नीतियां रही हैं उन पे ये फोकस किया गया कि बच्चों को पहले 1000 दिन के अंदर में एक अच्छा खाना देना, ताकि उसको कुपोषण से बचाया जा सके। लेकिन ये आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि 1000 दिन में क्या हो रहा है, आप 4000 दिन लीजिए। नेक्स्ट 4000 डेज के अंदर में बच्चे के ऊपर में फोकस करना होगा अच्छे खाने को लेकर। अगर न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका दिमाग का विकास होगा, इमोशनल हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ, है ना, लंबे समय तक बीमारी से बचा रहेगा, एक अच्छा हैबिट फॉर्मेशन डेवलप होगा। तो आर्टिकल यहाँ पर इन सब चीज़ों को हाईलाइट करता है। तो हमें ये जो विंडो है इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है कि एक बच्चे के जीवन के अंदर में उसका जो स्कूल वाला समय होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, वही यहाँ पर उसके पूरी लाइफ को आगे डिनोट करता है। तो उसके डाइटरी हैबिट्स के बारे में शुरू से ही हमें उसको स्कूल के थ्रू लेकर चलना होगा। लेकिन आज राइटर ये बोलते हैं कि बच्चे की जो डाइट है ना वो अफेक्ट हो चुकी है, उसमें क्राइसिस बहुत बड़े लेवल पर है। कैसे? सबसे पहली चीज़, डिजिटाइजेशन हो चुका है, नए नए ऐप आ चुके हैं, जोमेटो और ये सब ऐप आ चुके हैं। कुछ भी मन कर रहा है उसको यहाँ पर मंगाया और कंज्यूम कर लिया। फूड मार्केटिंग अलग लेवल पर चल रही है ना, एक से एक तला भुना सड़ा पूरा प्रोसेस हुआ खाना यहाँ पर बेचा जा रहा है। तो इजी अवेलेबल है, मार्केटिंग ऐसी हो रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पुरानी जो डाइट है, एक अच्छी डाइट जो थी उसको छोड़ते चले जा रहे हैं, है ना, और घर का पका हुआ खाना छोड़ते चले जा रहे हैं। आज खाना बनाने का मन नहीं है, ऑर्डर कर लेते हैं। आज कोई फंक्शन हो गया, ऑर्डर कर लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। आज कुछ इवेंट है, फिर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर दोस्तों चल रही हैं। अब बात आती है कि जो आप खा रहे हैं प्रोसेस फूड मार्केट के अंदर में से, उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, यानी वो केवल स्वाद के लिए अच्छा है, आपके जीभ के लिए अच्छा है। प्रॉब्लम पता है क्या है उसके अंदर में? प्रॉब्लम यह है उसमें पोषण नहीं है। आपने तला भुना खाया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आप बर्गर को आप हेल्दी बोल के खा रहे हैं कि हाँ यार उसमें वेजिटेबल है, ये है, वो है, उसको फ्राई किया है, डीप फ्राई किया है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें लो फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं है, शुगर बहुत ज़्यादा है, तला भुना बहुत ज़्यादा है, तो नुकसान देगा। कई बार आज यहाँ पर आप देख पाओगे युवाएं की एक रिपोर्ट भी यहाँ पर कुछ समय पहले आई थी, जो मैंने पढ़ाई भी थी। ब्रेकफास्ट लोग स्किप कर देते हैं, है ना, ब्रेकफास्ट जो है स्किप हो रहा है, सीधा यहाँ पर हैवी मील को कंज्यूम किया जा रहा है। जो डाइट एक हुआ करती थी जनरली, वो डाइट उस तरीके से फॉलो नहीं हो रही है, डाइवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो लोगों के बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पा रहे हैं। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि 70%
प्रिवेंटेबल एडल्ट डिजीज जो है, यानी कि 70% ऐसी बीमारियां जो लोगों में ठीक की जा सकती हैं, वो पता है उनके डाइटरी हैबिट से ठीक की जा सकती हैं। वो बीमारियां लोग अपने बॉडी में बना रहे हैं उल्टा सीधा खाना खाकर। फिर राइटर यहां पर बोलते हैं कि हमें ना कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया के अंदर में भी इवन चाहे वो शहर का हिस्सा देखो, अर्बन चिल्ड्रन, वो भी अच्छे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फूड डाइवर्सिटी। आज भारत के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर मोनोकल्चर नजर आता है। मोनोकल्चर मतलब केवल गेहूं चावल को प्रोड्यूस किया जाए, उस पर एमएसपी मिल रहा है तो उसको हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केट में वही चल रहा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो हमें भी यहां पर फसलों में कोई ज्यादा डाइवर्सिटी मिल नहीं पा रही है। जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी, जो ट्रेडिशनल फूड नॉलेज थी दोस्तों, आज के समय पर वो बहुत ज़्यादा डिसअपियर सी हमको होती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए राइटर कहते हैं जो स्कूल हैं बच्चों के, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, यहीं पर हम आज भी काम कर सकते हैं। स्कूल ऐसी जगह है जहां पर जो नए नियम हैं उनको बनाया जा सकता है, बच्चों के लिए बनाया जा सकता है, बच्चे उसको फॉलो भी करेंगे, है ना। जो नए वैल्यूज़ है वो क्रिएट किए जा सकते हैं हेल्थ, फूड, एनवायरनमेंट को लेकर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, लर्न कर पाते हैं, फिर आगे फैमिली तक उसको दर्शा पाते हैं, बता पाते हैं, आगे दूसरे और लोगों को बता पाएंगे, कम्युनिटीज़ को बता पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्कूल के लेवल को चुना गया है। राइटर कहते हैं कि बच्चों को न्यूट्रिशन एजुकेशन देने की ज़रूरत है कि न्यूट्रिशन अपने बॉडी में पोषण कैसे भरा जा सकता है। पोषण में केवल पोषण दाल चावल नहीं है दोस्तों, उसके अंदर में आपको प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, हेल्दी फैट्स भी चाहिए, उसके अलावा मल्टीविटामिन भी चाहिए, तभी यहाँ पर बॉडी का डेवलपमेंटल ग्रोथ हो पाएगा। आज हमारी जो बॉडी है बहुत सारे विटामिन के अंदर में लैक करती है, कमियाँ हैं, है ना। तो क्योंकि हम लोग की जो डाइट है वो ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, हम आजकल काम में भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, है ना। जो हमको मिल रहा है या फिर जो हम ऑर्डर कर रहे हैं बाहर से, स्पेशली ज़्यादातर घर का बना हुआ खाना वो भी नहीं कंज्यूम किया जा रहा है, क्योंकि कई बार बाहर का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और इजीली अवेलेबल है, घर पे बैठा बैठा मिल रहा है। नहीं तो फिर बाहर से लेने जाना होता तो एक बार इंसान यहाँ पर आलस कर जाता है यार कि बाहर कौन जा रहा है, इससे घर का खाना खा लें। आज फ़ोन उठाया, ऑर्डर किया, तुरंत आपके घर पर डिलीवरी हो गई। ये है थोड़ा सा प्रॉब्लम सिनेरियो, समझ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर टीचर को भी ट्रेन करना होगा और उनको बताना होगा किस तरीके से एक न्यूट्रिशन एजुकेशन बच्चों को दी जा सकती है। राइटर कहते हैं ये सब करने के लिए सर एक पूरा स्ट्रक्चर करिकुलम बना लो, पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लो। ये स्ट्रक्चर कैसे लगेगा भाई, स्कूल में शुरुआत होगी, प्री स्कूल से मिडिल स्कूल तक चलेगी, जहाँ पर कैलोरी काउंटिंग पे ध्यान दिया जाएगा, है ना। और साथ ही साथ में जो फूड्स हैं लोकल के हिसाब से या सीजन जैसे बदल रहे हैं उसके हिसाब से फूड्स को कंज्यूम करना चाहिए, वो चीज़ दर्शाया जाएगा, है ना। सीजन चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आप फूड कंज्यूम करते रहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं है एक ही चीज़ खा रहे हैं लंबे समय तक, है ना। तो उसके अलावा यहाँ पर फूड सिस्टम, कुकिंग, किचन गार्डन्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम अपने स्कूल्स के अंदर में तैयार कर सकते हैं। हम बता सकते हैं एक इंसान का जो फूड के साथ में रिलेशनशिप है, उसके विकास का, उसके डेवलपमेंट का रिलेशनशिप जो फूड के साथ में, उसको बच्चे को बताना होगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि केवल यही पढ़ाओ, काम की चीज़ें मत पढ़ाओ। तो स्कूल्स में क्या हो सकते हैं, वीकली, हर सप्ताह, है ना, जैसे आप स्पोर्ट्स वगैरह सेशन करते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ एक आप डेडिकेटेड सेशन कर सकते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर में, कुकिंग सेशन के ऊपर में। बच्चे को लेबल को पढ़ाना कि बच्चों ये देखो लेबल में ये चीज़ें मेंशन्ड है तो आपको कंज्यूम नहीं करना है, ये आपके लिए हार्मफुल है। अगर लेबल में ऐसी ऐसी चीज़ें मेंशन्ड है, आपके दायरे में है, तो आपको ये चीज़ें कंज्यूम करनी है। ऐसी ट्रेनिंग देना ये ज़रूरी है, आगे बच्चा लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। शुरू से ही उसको न्यूट्रिशन को लेकर नॉलेज होगी। हमें यहाँ पर न्यूट्रिशन को लेकर नॉलेज नहीं होती है। बहुत सारे यहाँ पर हेल्दी ड्रिंक्स के मामले में, है ना, बहुत सारी कंपनी चर्चाओं में रहती हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो मदर भी सोचते हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट ऐसी होती है ना, स्ट्रॉन्ग बोन, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, हाइट बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। और इस आधार पे यहाँ पर जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स यहाँ पर वही सब चीज़ें बच्चों को खिला रहे होते हैं, दूध में घोल घोल के पिला रहे होते हैं, जबकि उसके अंदर में बहुत ज़्यादा चीनी मिली हुई है। जैसा हम देखेंगे, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैंने भी मतलब अपने लाइफ में बहुत सब ये जो ड्रिंक्स वगैरह, ये एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, एनर्जी ड्रिंक तो नहीं बोलेंगे, है ना, तो ये हेल्दी नहीं है यार। कंपनीज जो मार्केटिंग कर रही हैं ये हेल्दी नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है आज के समय पर। और जिस तरीके से दिखाया जाता है हमें, उस हिसाब से हमारे पेरेंट्स सोचते हैं। वो पेरेंट्स कभी बच्चे के लिए बुरा सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे। वो सोचते हैं बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा, फिर दिखा देते हैं कि आप ये वाला नया ड्रिंक आया मार्केट में, इसको दूध में घोल के पिलाएंगे बच्चों को तो ब्रेन डेवलपमेंट होगा, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर चल रही होती हैं, समझ रहे हैं। फिर बात आती है दोस्तों करंट समय पर हमें सिचुएशन सुधारने की। तो हम शुरू से ही बच्चे को बता सकते हैं कि ये चीज़ें हैं,
पेरेंट्स को भी आप बताना घर पे जाके कि ये पढ़ना होता है, ये चीज़ें देखनी होती है, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। हालांकि यहाँ पर आजकल पेरेंट्स ज़्यादा एडवांस है, उन्हें पता है, ठीक है। पहले यहाँ पर आप कह सकते हैं जो लिटरेसी थी थोड़ी सी कम थी, तो उस समय पर यहाँ पर डील करना थोड़ा ज़रूरी था। अब बात आती है दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। तो ये भी हमने नई शिक्षा नीति को बनाया। इसके अंदर में न्यूट्रिशन और हेल्थ को मेंशन किया गया है बस, लेकिन इसको लागू नहीं कर पाए। ये भी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर में, हम चीज़ को लेकर नियम ले आएंगे, लागू नहीं कर पाएंगे। फिर स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम ये शुरू किया गया, एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी आयुष्मान भारत के तहत। यहाँ पर न्यूट्रिशन, हाइजीन, मेंटल वेलबींग ऐसे टॉपिक्स को यहाँ पर क्लियर किया गया, बट अगेन इंप्लीमेंटेशन इज द चैलेंज। यहाँ पर अगेन इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मिड डे मील स्कीम की बात हो रही है, ठीक है, जो आज हम पीएम पोषण के नाम से जानते हैं। तो फोकस जो हमारा है दोस्तों वो फूड प्रोविजन पे है, लिटरेसी पर नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, न्यूट्रिशन एजुकेशन, है ना। मिड डे मील स्कीम का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को केवल खाना देना स्कूल के अंदर में, उसको बताना, न्यूट्रिशन को लेकर थोड़ी जानकारी प्रोवाइड करवाना, उसको अवेयर करना जरूरी है। लेकिन आज ये सब हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्योंकि आज यहाँ पे फंडिंग का इशू हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है ना। कई बार पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है हेल्थ से पहले, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन न्यूट्रिशन एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही दोस्तों आपकी भविष्य में जो इकॉनमी है वो ग्रो करेगी। आप कहोगे इकॉनमी का इससे क्या लेना देना है? देखो, अच्छा पोषण होगा तो बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी, उसका दिमागी विकास इंप्रूव होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बाद में जाके यहाँ पर उसको हेल्थ समस्याएं नहीं होंगी। तो वो क्या करेगा, देश के प्रति ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, अच्छा अर्न कर रहा होगा, ठीक है, और कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिर बात आती है वे फॉरवर्ड की। तो लास्ट में सोल्यूशन यही है कि भाई नई पॉलिसी बनाओ, वीकली सेशंस को क्रिएट करो, टीचर्स को ट्रेन करो, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट्स जो भी है उन सब चीज़ों को लेकर, मिड डे मील इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करो, और जो डाइवर्सिटी है उस पर ध्यान रखो। ये कुछ काम हमें करने होंगे जिसके आधार पे हम न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। पूरा का पूरा एडिटोरियल यहाँ पर तो बहुत कुछ मेंशन है ना। इसको ही मैंने तोड़ मरोड़ के आपके जो नोट्स है वो भी तैयार करवा दिए अच्छे से, और आपका एडिटोरियल भी क्लियर हो चुका है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो आपको बता चुका हूँ। पेड पीडीएफ पाने के लिए आप अपना जो पेड ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर है इस व्हाट्सअप पे, यहाँ पर ये जो मैसेज है इस नंबर पे व्हाट्सअप पे जाके मैसेज कर देना, आई वांट टू जॉइन दिस ग्रुप, आपको डिटेल मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। आज हमारे सेशन में बस इतना सा ही था पढ़ने के लिए।